with your introduction. I have seen your videos, but जो लोग नए हैं तो हम चाहते हैं वो भी इनको देखें और थोड़ा आपको जानें कि आप क्या करती हैं, पाकिस्तान से कहाँ से हैं और कौन से मेजर में आप इरास्मस मुंडस में या जो भी स्कॉलरशिप आपकी है। अच्छा जी। मेरा नाम सैयदा हिरा बिनिश है और मैं पाकिस्तान में सियालकोट से हूँ। और मैंने अपना जो है वो एफएससी तक सियालकोट से ही किया था और उसके बाद 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में मैंने एडमिशन लिया एग्रीकल्चर में। तो मेरा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर था और उसमें 2 साल जो है वो माइनर सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, फिर अगले 2 साल मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैंने मेजर में अपना एग्रोनॉमी चूज किया था, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन और सॉइल मैनेजमेंट के बारे में होता है। और फिर वो करके और 2023 में ही मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। पहले भी करती थी लेकिन 2023 में लाइक प्रॉपरली स्टार्ट किया था। तो फिर मेरा कहीं पे एडमिशन नहीं हुआ 2023 में। तो फिर मैंने जो है वो साइड मतलब स्ट्रेटेजी के तौर पे वहीं पे एडमिशन ले लिया था एमफिल में पाकिस्तान में ही, और साथ में मैं अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। सो आई वॉन द स्कॉलरशिप इन 2024। और जो मेरा स्कॉलरशिप है इरास्मस मंडस, ये इसका नाम है DAFM, द न्यूब एग्री फूड मास्टर्स जॉइंट मास्टर्स। और इसमें मेरा पहला साल हंगरी में है और दूसरा साल साल जो है वो सर्बिया में होना था, लेकिन वहाँ पे कोई पॉलिटिकल इश्यूज हो गए, फिर उन्होंने क्रोएशिया में कर दिया, तो अब क्रोएशिया में है। और इसमें मेरा मेजर जो है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, जो कि प्रॉपरली मेरी एग्रीकल्चर वाले बैचलर्स से मैच करता है। और जिस तरह मैंने एग्रोनॉमी पढ़ी थी तो ये इसमें भी बहुत ज्यादा एग्रोनॉमी है, लेकिन क्योंकि ये डिग्री जॉइंट मास्टर्स है तो ये एग्रीकल्चर और फूड साइंस का कॉम्बिनेशन है। तो मुझे पहला पूरा साल जो है वो फूड साइंस पढ़नी पड़ी और अभी जो सेकंड ईयर है इसमें मैं एग्रीकल्चर पढ़ रही हूँ। तो ये मास्टर्स 2 साल का है। जी। अच्छा, तो लेट्स गो बैक टू पाकिस्तान। आप हमें ये बताओ कि आपको इरास्मस मुंडस के बारे में पता कैसे चला, और जब आप अप्लाई कर रही थी तो आपने कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई किया था अदर देन इरास्मस मुंडस। अच्छा, मुझे इरास्मस का टू बी ऑनेस्ट नहीं पता था। और मैंने जब 2023 में इसके एक प्रोग्राम में अप्लाई किया तो बस ऐसे ही अप्लाई कर दिया था कि अच्छा ये भी एक स्कॉलरशिप की पोस्ट लगी हुई है फेसबुक ग्रुप पे, तो मैं अप्लाई कर देती हूँ। मुझे नहीं पता था कि इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, सब में अप्लाई करना होता है। बट मेरे फिर सर हैं डॉक्टर जिया, तो वो मतलब टीचर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि उन्होंने मतलब के स्टूडेंट्स को उन्होंने ही मेरे अंदर ये चीज आइडेंटिफाई की कि आई कैन विन दिस स्कॉलरशिप। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इरास्मस में अप्लाई करें, तो मैंने कहा लाइक मैं नहीं विन कर सकती, कहाँ 2-4 साल 2-4 मुल्कों में डिग्री होती है, इतनी हाई फाई डिग्री है, मैं कैसे मतलब। तो मैंने उनकी बात नहीं सुनी। सो देन वन डे अगेन उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम मेरे ऑफिस में नहीं आना अगर तुम इरास्मस में अप्लाई नहीं किया तो बेसिकली ये टीचर ने कहा था तो मैंने इस वजह से अप्लाई किया था। अदरवाइज लाइक एज सच जितनी अब मैंने जब बाहर आई हूँ तो मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा लाइक वीडियोस भी बनाई, बच्चों को पता चला और इस तरह से। बट लाइक ओवरऑल मुझे इरास्मस का नहीं पता था अपने टाइम पे। और अच्छा। रही बात कि आपका दूसरा क्वेश्चन कि किस किस स्कॉलरशिप्स में अप्लाई किया, तो मैंने काफी ज्यादा में अप्लाई किया था, लाइक 15-20 स्कॉलरशिप्स में। चाइना में भी अप्लाई किया मैंने, चाइना के CSE स्कॉलरशिप में, उसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में, आंसो स्कॉलरशिप में। जापान में अप्लाई किया मैक्स स्कॉलरशिप में। साउथ कोरिया में ईमेल्स की। साउथ कोरिया का जो स्कॉलरशिप था उसका मुझे नाम भूल गए, शायद जीकी था, जीकेएस यस। ठीक है। और कतर में भी किया था। और सऊदिया में भी किया था, किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में। जी। इरास्मस के सारे प्रोग्राम्स में किया था। मतलब जिन जिन में मैं एलिजिबल थी, तुर्की में भी अप्लाई किया था, इंडोनेशिया में भी अप्लाई किया था, जिस जिस में भी एलिजिबल थी, रशिया में भी किया था। तो जबरदस्त। हर जगह पे अप्लाई किया था एंड आई वॉन लाइक सेवरल स्कॉलरशिप्स। जबरदस्त। इंडोनेशिया में एग्रीकल्चर की एक ही सीट थी तो वो मुझे मिली थी। तो फिर आपने इरास्मस को क्यों चूज किया जब आपके पास दूसरी ऑप्शंस भी थी। ऐसा क्या एक इंसेंटिव था कि आपने कहा कि मैं इरास्मस में जाऊंगी। अच्छा, ये आई वॉज कंफ्यूज बिटवीन सोदिया एंड इरास्मस, क्योंकि सोदिया में इरास्मस से भी थोड़े ज्यादा पैसे मिलते हैं। एंड ऑफ कोर्स मतलब पैसों के बारे में हर बच्चे ही सोचता है, तो मेरे ज़हन में भी आ रहा था कि सोदिया में इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं, लाइक उनका फंडिंग जो है वो 5 लाख से ऊपर जाती है PKR में पर मंथ। लेकिन मेरे जो टीचर्स थे उनसे ही फिर मैंने जब भी कंसल्ट किया, उन्होंने कहा नहीं, यूरोप ही जाना है। यूरोपियन जो कल्चर है और ये जो क्रॉस कल्चरल एक्सपीरियंस है कि आपको वीजा ही वो मिल रहा है जिसमें आप 30 मुल्कों में जा सकते हो। और प्लस जो है अब हमारी डिग्री इस तरह से डिजाइंड है कि हमारा समर स्कूल जो है वो अलहदा एक मुल्क में हुआ था, स्लोवाकिया में हुआ था। इसी तरह मेरी इंटर्नशिप मैंने जर्मनी और बेल्जियम में की है। तो लाइक टीचर्स को ये चीज नजर आ रही थी, मुझे तो इन चीजों का नहीं पता था। तो उन्होंने कहा ये जो क्रॉस कल्चरल एक्सपीरियंस है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित होगा, तो तुम्हें इरास्मस ही चूज करनी चाहिए। लाइक और ये इरास्मस की एक ये भी चीज है, लाइक यू कैन ओनली विन इट वंस इन
वंस इन योर लाइफ। और इसका लाइक अब मेरे प्रोग्राम में लाइक ये कोई भी प्रोग्राम है उसमें मैक्सिमम 3 सीट्स, मतलब अगर कोई भी रासमस प्रोग्राम है ना वो 3 फुल स्कॉलरशिप्स एक मुल्क में देता है। अच्छा। और मोस्टली ये 1 या 2 ही देते हैं, 3 नहीं दे पाते क्योंकि इतनी सीट्स नहीं होती। तो जब अगर आपको 2 सीटें आपके मुल्क में दे रहे हैं और उसमें से एक आपको मिले, तो आप फिर इसी को चूज करोगे ना, आप कहोगे कि इतना जरूर। कंपेटिटिव स्कॉलरशिप विन किया। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हमें इरास्मस का इंट्रोडक्शन दे दें जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि ये एक स्कॉलरशिप क्या होती है। तो ओवरऑल व्हाट इज इरास्मस, और ये क्यों देते हैं इतनी स्कॉलरशिप, हम हमारे मुल्कों को स्कॉलरशिप्स क्यों देते हैं, और इसको लेने के फायदे क्या हैं, और इसमें जब आप आते हो तो आपको क्या क्या इंसेंटिव मिलता है, वो भी आप हमें बता सकती हैं। ओके, सो बेसिकली इरास्मस का जो है ना बेनिफिट डुअल वे बेनिफिट है। पहला मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर इरास्मस जो है ना, सबसे पहले तो ये यूरोपियन यूनियन की फंडिंग है। यूरोपियन यूनियन एक लाइक प्रॉपर जो पूरे यूरोप के अंदर जिनकी फंडिंग चलती है, और वो फंडिंग सिर्फ और सिर्फ हमें नहीं दे रहे, वो फंडिंग इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर्स को भी दे रहे हैं जो इस प्रोग्राम को मतलब रन कर रहे हैं। तो इसके डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, हर प्रोग्राम एक बंदा जाके अपना प्रोजेक्ट करवाता है, जब वो अप्रूव होता है तो फंडिंग मिलती है। तो उन वो जो टीचर्स इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे उनको भी फंडिंग मिलेगी और हमें भी मिलेगी। अब इसका होता क्या है कि वाई डू द फंड, तो ये लोग कोई भी ग्लोबल प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं, वो चाहे यूरोप, वो ज्यादातर मेनली यूरोप में होनी चाहिए, ग्लोबल प्रॉब्लम को ये पकड़ते हैं और फिर कहते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हम इस पे रिसर्च करेंगे, या हम इस जो ये वाली जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री है इसके इस इनटेक में इनको लोगों की ट्रेनिंग्स की जरूरत है, लाइक ट्रेन लोगों की, हम वो तैयार करेंगे। लेकिन हमें उसके लिए टॉप वर्ल्ड के टॉप माइंड्स चाहिए, तो हम उनको कलेक्ट करके यहाँ पे लाएंगे और हम उनको खुद ये वाली चीजें पढ़ाएंगे ताकि वो इस तरह से प्रिपेयर हो सकें। तो लाइक ये एक एजेंडा अपना करवाते हैं कि हमारी इसका थीम क्या है। हर प्रोग्राम का एक थीम होता है जो कि एक वर्ल्ड का कोई भी प्रॉब्लम होता है। और जो भी बच्चे जो वहां यहाँ पे आते हैं लाइक वो डिफरेंट, जब क्योंकि कंबाइंड डिग्री है, डिफरेंट चीजें पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर ये उनको मार्केट रेडी किया जाता है। और प्लस जो है जो उनके रिसर्च होती है, जो थीसिस होती है, वो इनका एजेंडा ये होता है कि जो हमने टॉपिक जो हमारा थीम है ना उस पर बच्चे रिसर्च कर रहे हैं और यूरोप को फायदा हो रहा है। और इसमें जो इंसेंटिव की आपने बात की लाइक 1400 यूरोज पर मंथ मिलता है। इसमें 2 तरह की लाइक डिवीजन्स हैं। एक ऐसी है जैसे हमारे बहुत सारे फेलोज हैं उनको 1000 यूरो पर मंथ मिलता है, लेकिन उनको साल बाद 3000 यूरो एक्स्ट्रा मिलता है जो कि ट्रेवल अलाउंस होता है। और मुझे जो मेरा प्रोग्राम है इसमें हमारी ट्रेवल अलाउंस नहीं है, हमें डायरेक्टली जो है वो 1400 यूरोज पर मंथ मिलता है। ओके। अब थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, जब आपने इरास्मस के बारे में सुना या उससे पहले, अब ये बताएं कि क्या इसमें बैचलर्स के बाद अप्लाई कर सकते हैं, या बैचलर्स के लिए एफएससी के बाद लोग आ सकते हैं, या मास्टर या पीएचडी, किस लेवल पे इरास्मस की स्कॉलरशिप्स आपको मिलती हैं? अच्छा, इरास्मस मंडस जो स्कॉलरशिप है ना, ये सिर्फ मास्टर्स की स्कॉलरशिप है, इसीलिए भी हम कहते हैं कि लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम, क्योंकि आप इसको मास्टर्स में विन कर सकते हो, ना ही बैचलर्स और ना ही पीएचडी। और बैचलर्स के बाद भी कर सकते हैं अप्लाई। और इसमें एक और बड़ी पॉजिटिव कैलिंग पॉइंट है कि इसमें ज्यादा एज लिमिट नहीं है। हमारी क्लास में लाइक 30 ईयर्स की भी क्लास फेलो और 36 ईयर्स की भी क्लास फेलो, तो लोग जब अपना पाकिस्तान में एक मास्टर्स करके सेकंड मास्टर्स में भी विन करते हैं, तो लाइक सेकंड मास्टर्स के लिए भी इसमें कोई मसला नहीं वो क्रिएट करते। और अच्छा। इसके अलावा अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो उसके बाद भी, क्योंकि उनको प्रोफेशनल्स चाहिए उन्होंने जो मार्केट के लिए तैयार करे हैं, सो लाइक दे डोंट रियली केयर कि अगर आपने पहले मास्टर्स किया या जॉब की है। लेकिन ये बैचलर्स का नहीं है। बैचलर्स में देर इज अनदर ऑप्शन विच इज कॉल्ड इरास्मस प्लस। वो तब होता है जब आप ऑलरेडी यूरोप की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, यूरोप अच्छा। की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और आप एक सेमेस्टर के लिए किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री में जाएं, तो उसकी ठीक। फंडिंग भी कम होती है, लेकिन वो 1 सेमेस्टर के लिए होता है। ठीक। ठीक। अच्छा, अब जब आप पाकिस्तान में एरास्मस के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी आइल्स आपने करना है, आपका सीजीपीए कितना होना चाहिए, इस प्रोसेस को बताएं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एरास्मस को सिक्योर करने के लिए। अच्छा, इरास्मस की सबसे पहले एक तो बात ये है कि क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे 2 सीट्स होती हैं, तो ऑफ कोर्स आपको compete करना है। और अब इसमें मजे की बात है कि 2 सीट्स जो हैं वो आपके, क्योंकि अगर पाकिस्तान से 2 सीट्स हैं तो आपने पूरे पाकिस्तान को बीट करना है। तो आप पाकिस्तान में देखें कि बच्चे किस लेवल के हैं उस फील्ड में। मतलब मैं एग्रीकल्चर की हूँ ना, तो मैं देखूंगी कि अच्छा एग्रीकल्चर की टॉप यूनिवर्सिटी मेरी है, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, और उसके बाद आती है एरिड आती है, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी आती है और कायदे आजम आती है। क्योंकि अब नस्ट में एग्रीकल्चर के बच्चे नहीं है, ठीक नहीं है, है। मेरा जो टेक्निकल माइंड था मैं उस लिहाज से सोचा करती थी। तो मुझे देखना है कि लाइक कायदे आजम में कितनी सीजीपी आ रही है बच्चों की, लोगों बच्चों की पीयू में कितनी आ रही है, एरिड में कितनी आ रही है, मेरी कितनी आ रही है। तो ऑफ कोर्स मैंने अगर उनको बीट करना है तो उस लिहाज से अब कायदे आजम में 4x4 आती है, ठीक है। तो उस अच्छा। लिहाज से अब आपने अपनी कंट्री के बच्चों को बीट करना है। तो अब एग्रीकल्चर की फील्ड ऐसी है, इसमें 4x4 आती है, क्योंकि
इंजीनियरिंग फील्ड्स में नहीं आती। लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा, क्योंकि हमें एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करनी, हमें थ्योरेटिकल आंसर्स करने, सीजीपी ज्यादा आ जाती है। तो उस लिहाज से compete करना है तो सीजीपी डज मैटर फॉर विनिंग अ स्कॉलरशिप इन इरास्मस। बट लेकिन अगर आपकी फील्ड ही ऐसी है, जैसे अगर मैं कह लूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या कोई भी और है, जिसमें आपके कंट्री में बच्चों की ऑन एन एवरेज कम सीजीपी आती है, लाइक 3.3 मैक्सिमम में है क्लास में, तो फिर आपने उस स्केल पे बीट करना है। लेकिन अगर 4 आती है तो फिर आपने उस स्केल पे बीट करना है। दूसरी बात आइल्स की, तो इसमें डिपेंड करता है, डिफरेंट प्रोग्राम्स में कुछ में आइल्स रिक्वायर्ड है और कुछ में आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये डिपेंड करता है। मेरे प्रोग्राम में आइल्स रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन इसकी 25% वेटेज थी, तो इसका मतलब यही था कि इनडायरेक्टली रिक्वायर हो गया। हम्म। तो फिर मैंने तो आइल्स किया था, क्योंकि मैंने ओवरऑल ही आइल्स करना था, कि मतलब ताकि मैं हर जगह अप्लाई कर सकूं। बहुत सारे ऐसे जिनमें अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट थी आइल्स, मेरे प्रोग्राम में नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने रेटिंग ही 25% रख दी, तो आइल्स जिसने किया होगा ऑफ कोर्स वही विन करेगा। और बैंड्स कितने रिक्वायर हैं आइल्स के? बैंड मिनिमम रिक्वायरमेंट ओवरऑल 6.5 होती है, लाइक ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट 6.5 होती है। और वैसे लाइक मिनिमम हर मॉड्यूल में 6 होने चाहिए। हाँ। अच्छा, चलें, ये तो आइल्स की बात हो गई, लेकिन अब सीजीबीए की बात भी कर ली। बाकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? डॉक्यूमेंट क्या क्या होनी चाहिए, टेस्ट होने चाहिए, और किन वेबसाइट्स पर जाकर आप इन स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई कर सकती हैं? अच्छा, इसकी ना इरास्मस इस लिहाज से भी, लाइक इरास्मस को क्रैक करना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन इरास्मस का अप्लाई एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। जैसे कि आपने सीधा सिर्फ गूगल पे जाने, लिखना है इरास्मस मंडस कैटलॉग, और आगे ईयर, जोन से भी ईयर में आपने अप्लाई करना है। वहां पे आप कीवर्ड्स लिखें अपना, जैसे एग्रीकल्चर लिखें तो एग्रीकल्चर के सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे, और वो उस प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट पे वहां से ले जाएगा। मतलब उन्होंने एक प्रॉपर कैटलॉग बनाया हुआ है। जब हम उसकी वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई होती हैं कि क्या क्या है। इवन कि उन्होंने एक पीडीएफ अपलोड किया हुआ होता है, जिसमें वो बताते हैं कि कौन से लाइक किस डब्बे में आपने अपनी एज लिखनी है, किसमें नाम लिखना है, एवरीथिंग बिल्कुल बच्चों की तरह गाइड किया हुआ होता है। कोई एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए, कोई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नहीं अलग अलग जाना, कोई टीचर्स को नहीं मनाना, कुछ भी नहीं, सिंपल आपने सिर्फ वेबसाइट पे अप्लाई कर देना है। लेकिन इसको क्रैक करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि मतलब फिर सेचुरेशन और वो वाली सारी चीजें। हाँ, दूसरी चीज आती है कि आपने पूछा, सॉरी आप क्या कह रहे इसके थे? रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हाँ डॉक्यूमेंट्स जी। और ये चीजें क्या क्या रिक्वायर? तो इसमें मोटिवेशनल लेटर होता है, सीवी होती है, और रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं 2, और और इसमें आपका होता है एक रेजिडेंस, लाइक प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कि आप कहाँ रह रहे हैं। आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं, डिग्रीज होती हैं, और दैट्स इट। और बाकी वही पासपोर्ट वगैरह इस तरह की चीजें। अच्छा, और ये जो आपने बात की है कि इसमें मोटिवेशन लेटर होता है, इस लेटर को कैसे बनाते हैं? मुझे पता है आपने इस पे वीडियो बनाई है, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मोटिवेशन लेटर और जो सीवी है, ये किस तरह की होनी चाहिए, ताकि वो उस हर इसका अलग होता है, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। तो आप क्या रिकमेंड करती हैं उसके लिए? अच्छा, इरास्मस के लिए बहुत लंबा चौड़ा लेटर नहीं लिखा जाता, लाइक डिपेंड करता है। वो क्वेश्चंस देते हैं आपको कि इन क्वेश्चंस का आपने आंसर करना है, तो आपने उनका आंसर करना होता है। अब इसमें जो मेन चीज है ना, वो ये है कि हम लोग, मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि जितना आप किसी पैटर्न को फॉलो करते हो ना, वो उतना ही जन जन उनके लिए नॉर्मल हो जाता है, कॉमन हो जाता है। क्योंकि एग्जामिनर जब पढ़ा होता है ना, दे लुक फॉर ऑथेंटिसिटी। तो आप जितना खुद से कोई बात लिखते हो, तो वो उनको ज्यादा पसंद आती है। जिससे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। जब मैं चाइना में अप्लाई कर रही थी, तो एट द टाइम आई वाज डूइंग एन इंटर्नशिप इन खुशाब शुगर मिल। अब खुशाब शुगर मिल में मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, लेकिन मैंने उनको बताया किस तरह से। मैंने उनसे कहा कि शुगर मिल जिस एरिया में है वो है खुशाब, जो कि आता है थल या थर डेजर्ट में। और मैंने उनसे कहा कि उस डेजर्ट की क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी थी कि जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फार्मर्स को फेस करने पड़े। इरोजन हुई, यानी जमीन फट गई, और मतलब जो है वो सहरा बढ़ता जा रहा है, और ये वाले सारे मसले होते जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जो आपका इंस्टीट्यूट है, वो जिस एरिया में है वो तकला मकान डेजर्ट में आता है, तो उसके भी मसले सेम ही हैं। तो आई जस्ट वांट कि उसके भी मसले हल हो जाएं और इसके भी मसले हल हो जाएं, और मैं ऐसे टॉपिक पे रिसर्च करूं। दिस इज ऑल लाइक प्योर क्रिएटिविटी, और यही चीजें उनको पसंद आती हैं, जो आप खुद से बैठ के सोचते हो कि ऐसी कौन सी चीज है जो रिलेट कर पाएंगे हम यहाँ से और वहां से। कोई ऐसी प्रॉब्लम जो वहां पे उनकी भी है और जो आपकी भी है, रादर देन कोई पैटर्न फॉलो करना, कोई कुछ वो वाली चीजें इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। अच्छा, जब आपने अप्लाई किया इन स्कॉलरशिप पे, जब एक स्टूडेंट अप्लाई करता है, तो क्या वो यूनिवर्सिटीज को पहले सेलेक्ट करता है, या इरास्मस वाले खुद उसको एलोकेट करते हैं किसी किसी यूनिवर्सिटी में, और कंट्रीज भी वो खुद ही सेलेक्ट करते हैं?
अच्छा, ये इरास्मस की वेबसाइट पे आ रहा होता है कि आप अपनी प्रायोरिटी दे दें कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को फर्स्ट पे रखना चाहते हैं, कौन सी को सेकंड पे। लेकिन उसके बाद फिर वो डिवाइड करते हैं, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरा वो कंट्री दे रहे हैं, एक हंगरी और एक पेरिस, तो सारे बच्चे जब पेरिस को सिलेक्ट कर लेंगे तो उनको ऑफकोर्स आधों को हंगरी में खुद ही ऐड करना पड़ेगा। तो वो उस लिहाज से जो है वो प्रायोरिटी आपकी रिक्वायर्ड होती है, बट डिसाइड वो करते हैं। और इरास्मस के प्रोग्राम्स में, इरास्मस की स्कॉलरशिप में कितने प्रोग्राम्स हैं, अगर आपको चीदा चीदा कुछ बहुत नाम ज्यादा पता? है, लाइक अराउंड लाइक 150 से ज्यादा प्रोग्राम्स होंगे। अच्छा, तो इसमें मेडिकल और हेल्थ साइंसेस के भी सब्जेक्ट्स हैं? हैं। अच्छा, ठीक है। जब आपका स्कॉलरशिप आप अप्लाई करती हैं तो क्या उसके बाद कोई इंटरव्यू होता है आपका? कोई आपको आते हैं, कोई उनकी टीम आती है, आपसे रब्ता करती है, तो उसके सिलेक्शन का प्रोसेस में किन स्टेप से आप गुजरी हैं? अच्छा, इसमें ये था कि मैंने अप्लाई किया था, उसके बाद इंटरव्यू की ईमेल आई थी कि आपका इंटरव्यू होगा, और उन्होंने कहा था कि 6 दिन के अंदर अंदर आपने इंटरव्यू अपना कनेक्ट करवाना करना है। और उन्होंने बताया था कि लाइक हम इतने सवाल पूछेंगे। तो मैंने 6 में से लाइक 4 दिन लिए तैयारी करने के लिए और 5वें दिन इंटरव्यू दे दिया था। और इंटरव्यू डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पूरा पैनल बैठ के आपका इंटरव्यू लेता है, लाइक 4-5 लोग बैठ के आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्यों आना चाहती हो, कैसे वैसे, ये बताओ वो बताओ। लेकिन दूसरा इंटरव्यू होता है लाइक जो प्रॉपर होता है वर्चुअल इंटरव्यू, जिसमें कोई इंसान नहीं बैठा होता। मेरा वो वाला इंटरव्यू हुआ था। लेकिन इसमें उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्यों आना चाहती हो, क्या मोटिवेशन है, क्या अच्छा है तुम में, नहीं। इसमें उन्होंने डायरेक्टली पूछा था, लाइक सवाल पूछे थे डायरेक्ट, और अब मुझे उनका जवाब देना था, जैसे कि व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, व्हाट इज दिस, लाइक प्रॉपर आपके जो करिकुलम वाले सवाल होते हैं ना, वो वाले। तो वो ऐसे कैमरा, मतलब ऐसे जैसे इंटरव्यू स्टार्ट किया, उसके बाद स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आता था, 10 सेकेंड्स के लिए क्वेश्चन पढ़ना है आपने, तो फिर कैमरा में 2 मिनट बोलना है, उसके बाद वो कैमरा खुद ही बंद हो जाएगा, फिर नेक्स्ट इस तरह। तो ये मेरा इंटरव्यू हुआ था। सो लेट्स से आपने एक डिग्री में, जैसे आपने कहा कि एग्रीकल्चर के एक स्पेसिफिक फील्ड में आपने मास्टर्स किया हुआ था, आपने पढ़ा हुआ था, उसके बाद आपने अप्लाई किया, तो क्या आप अपनी फील्ड को चेंज करके किसी और में अप्लाई कर सकते हैं, या उसके कर रिलेटेड सकते फील्ड हैं। हम? कर सकते हैं, रिलेटेड हो तो बेटर है, लेकिन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फील्ड में फूड साइंस के बच्चे भी हैं, इसके अलावा केमिस्ट्री के हैं, बायो के हैं, बायोटेक्नोलॉजी के हैं, एनिमल साइंसेज के हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम्स इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि अपने ये करिकुलम में मुख्तलिफ तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। तो जब ये मुख्तलिफ पढ़ा रहे हैं तो ये बच्चों को भी मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ही लेके आते हैं। तो लेट्स से तो अगर आपका एग्रीकल्चर था और आप कहती थी कि मैंने मार्केटिंग में मास्टर्स करना है, तो क्या ये पॉसिबल था? इट्स पॉसिबल। आप उनको बता सकते हैं कि जैसे अब अगर मैंने मार्केटिंग में करना हो तो मैं क्या करूंगी। एग्रीकल्चर में मार्केटिंग का सब्जेक्ट तो था। जैसे मैं कहूंगी मार्केटिंग एंड एग्री बिजनेस हमारा सब्जेक्ट होता था, तो मैं कहूंगी मार्केटिंग एंड एग्री बिजनेस वाला जो मेरा सब्जेक्ट था ना, दैट वाज लाइक माई टॉप प्रायोरिटी। मैं अपने एक्सपीरियंस को उसके लिहाज से थोड़ा थोड़ा चेंज कर दूंगी, एंड देन आई विल से कि मुझे इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, दैट इज वाई आई वांट टू स्विच। तो दे विल ओके, कंसिडर, लेकिन देर इज लेस चांस ऑफ विनिंग एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स हु आर इन द सेम फील्ड। ठीक है। अच्छा, जब आपका स्कॉलरशिप हो जाता है तो आपको वो सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद का क्या प्रोसेस है फॉर वीज़ा? आप किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करती हो, क्योंकि अब आपका जॉइंट वो है, इसका मास्टर्स है, तो आपने एक कंट्री में जाना है, फिर दूसरे साल दूसरे कंट्री में जाना है, तो आपने कौन सा कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना है, और ये स्कॉलरशिप के जो इनकी अथॉरिटी है, ये आपको हेल्प कैसे करती है इसको वीज़ा को सिक्योर करने में? अच्छा, ये इसमें ये है कि डिपेंड करता है हर प्रोग्राम का भी और हर कंट्री का भी। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है जिसमें हर कंट्री में अलग अलग वीजा लेना पड़ता है। कुछ ऐसे हैं जिसमें एक का ही ले लो तो चल जाता है। अब जैसे मेरी दोस्त है, वो इरास्मस स्कॉलर ही है, तो उसको उनका एक सेमेस्टर आयरलैंड में था, तो उनको आयरलैंड के वीजाज लेने पड़े पूरी क्लास को। लेकिन अब हम हैं तो हमें सिर्फ हंगरी का हमने रेजिडेंस परमिट डायरेक्ट 2 साल का लिया हुआ है। तो हम क्रोएशिया में विदाउट वीजा रह रहे हैं, क्योंकि हंगरी का हमारे पास है। तो ये डिपेंड करता है हर कंट्री पे और हर प्रोग्राम पे। और अब ऐसा होता है कि हर जो भी आपका जैसे जॉइंट मास्टर है 2 कंट्रीज में या 4 कंट्रीज में, तो उसमें से कोई एक होम यूनिवर्सिटी होती है। तो वो मोस्ट प्रोबेबली आप सबसे पहले उसका वीजा लेते हो। तो ये वो लोग खुद ही डिसाइड करते हैं, और हर चीज लफ्ज ब लफ्ज गाइड करते हैं। लंबी से लंबी ईमेल्स आ रही होती हैं कि इसको आपने ऐसे कर लेना है, इसको ऐसे कर लेना है, तो वहां पे कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। हर चीज को वो, इवन के वीजा जैसे लेट हो गए, जैसे मेरा वीजा थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मेरी कोऑर्डिनेटर ने डायरेक्ट एम्बेसी को ईमेल्स की थी कि हमारी स्टूडेंट है, इसको वीजा दें। तो वो वीजास के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इवन इटली और स्पेन की वीजा अपॉइंटमेंट्स के बहुत मसले हैं, वो उनको भी वीजा दिलवाते हैं। तो इसलिए लाइक क्योंकि ये स्कॉलरशिप है यूरोपियन यूनियन का, तो वीजास के इश्यूज नहीं आते, वो खुद ही उसको रेगुलेट करते हैं। जी।
अच्छा, जब आप यहाँ से पाकिस्तान में आपको वीजा भी मिल गया, सारा कुछ हो गया, तो ये बताएं कि आपका इस टोटल प्रोसेस में एक्सपेंस कितना है? यानी कि आपने इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया, क्या उसकी कोई फीस है, या आपने जो वीजा सिक्योर किया है उसकी भी कोई फी आपने दी है, या ये सारा कुछ इरास्मस वाले खुद ही हैंडल कर रहे हैं? नहीं, जो वीजा फी जो है इरास्मस स्कॉलरशिप जब आप विन करते हो ना तो नहीं होती। तो वीजा फीस भी माफ हो जाती है और बैंक स्टेटमेंट भी माफ हो जाती है। तो वो तो टोटली जीरो हो जाता है। बाकी टिकट्स खरीदी थी आने की, और जब आए थे तो कुछ प्रोग्राम्स में फॉरेन स्कॉलरशिप मिल गया था, कुछ में 2-3 महीने बाद मिला था। तो वो 2-3 महीने का जो एक्सपेंस है वो बनता है पाकिस्तानी लाइक 2-3 लाख। और इसके अलावा शॉपिंग और डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स अटैच तब नहीं करवाने जब आपने अप्लाई करना है, लेकिन जब वीजा लगवाना होता है तब आपने सारे लाइक मोफा से, एचईसी से, वो वाले सारे डॉक्यूमेंट्स तब अटैच कराने होते हैं जो वीजा के लिए अप्लाई करना है। तो वो सारी टेस्टेशन वगैरह और ये सारी चीजें कर जो शुरू के 2 मंथ का एक्सपेंस था, ये सारा मिला के में तकरीबन 7-8 लाख लगे थे। अच्छा, और फिर ये इसमें से कुछ पैसे आपको रिफंड हुए हैं, जैसे आपने शुरू के लगाए हैं, तो क्या वो जो 3 महीने आपको पैसे नहीं दिए लेट से, क्या आपको वो ऑन फोर्थ मंथ आपको वापस किए हैं, वो और क्या तीन आपके टिकट के पैसे भी रिफंड किए हैं या नहीं किए? 3 महीने के उन्होंने जो पैसे इकट्ठे दिए थे वो इतने थे कि ये 7-8 लाख रिकवर हो गया था। अच्छा। लेकिन वो 1400 यूरो ही होता है। 1400 यूरो मतलब अगर मेरा स्कॉलरशिप अगस्त से स्टार्ट हो रहा है तो अगस्त सितंबर नवंबर, अगर उन्होंने मुझे नवंबर में पैसे दिए हैं, तो वो अगस्त सितंबर अक्टूबर के वो 1400 इकट्ठे दिए थे उन्होंने। अच्छा। तो वो मिला के इतने हो जाते हैं कि आप उधार उतार दो हाँ। सारे। दूसरी बात यह कि जब आप वहां पर चली गई, अब आपने एकोमोडेशन अपनी अरेंज की है, या ये 1400 एकोमोडेशन के अलावा आपको देते हैं, या वो कहते हैं कि इसी में आप अपनी एकोमोडेशन अरेंज करो? नहीं, हर चीज आपने इसी में करनी होती है 1400 यूरोज में। इसी में आपकी ट्रैवलिंग है, इसी में आपकी एकोमोडेशन है। और लेकिन डिपेंड करता है कि आप, ये डिपेंड करता है हर यूनिवर्सिटी पे। जैसे अब हम हंगरी में थे तो हमारी यूनिवर्सिटी के डॉम्स थे, तो हम खुद ही वहां पे पैसे देते थे और रह लेते थे डॉम्स में। लेकिन अब जैसे क्रोएशिया में तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की कोई डॉम्स नहीं है, तो हमने यहाँ पे अकोमोडेशन खुद ढूंढी, घर ढूंढा, घर में रह रहे हैं। तो लेकिन यह है कि आपने एक्सपेंसेस हर चीज उसी 1400 यूरोज में से मैनेज करनी है। ठीक है। और जब आप ये सारा प्रोसेस कर रही थी, क्योंकि आप पहले तो गई नहीं थी हंगरी, तो आपको कैसे हेल्प आउट किया कि मैंने वहां घर ढूंढना है, या आपने जाकर वहां कहा कि चलो जो है तो मैं देख लूंगी, या वहां पहले से ही आपने अरेंजमेंट कर ली थी? नहीं, हंगरी में तो हमारे डॉम्स थे ना। अच्छा। यूनिवर्सिटी के डॉम्स थे, हाँ जी। तो ईमेल करके तो डॉम्स में कमरे उन्होंने बुक कर दिए थे। वैसे फेसबुक पे ग्रुप्स भी बने हुए हैं जहां पर ये स्टूडेंट्स एक दूसरे को गाइड भी करते हाँ हैं, जी, तो हाँ उसके जी। बारे में? फेसबुक पे ग्रुप्स भी हैं, लेकिन मैंने वो यूज नहीं किए थे। अभी जब क्रोएशिया आना था तो तब हमने बहुत ट्राई की थी ग्रुप्स की, बट नहीं मिल पाए थे। फिर यहाँ पे ना रियल स्टेट, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, बट लाइक एजेंट्स होते हैं, एजेंसीज होती हैं जो आपको घर ढूंढ के देती हैं। एजेंसी फी होती है लाइक 300 से 400 यूरो। तो वो अच्छा। एजेंसी फी पे करके हमने घर ढूंढे थे क्रोएशिया में। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे आप हंगरी आई तो आपका, अब आपको स्टाइपन भी मिल रहा है 1400 यूरोज, तो अब आप मुझे बताएं कि एक्सपेंसेस कितने होते हैं, कि आप उस पैसे में अपने पैसे बचा भी सकती हैं, या बस वो आपका खर्चा ही पूरा हो रहा होता डिपेंड करता है अगेन कंट्री के ऊपर। हंगरी सबसे सस्ता था, लाइक मैं हंगरी, बेल्जियम, जर्मनी और क्रोएशिया 4 मुल्कों में रही हूँ ज्यादा टाइम के लिए जो। तो डिपेंड करता है। हंगरी में हम, मेरा एक्सपेंस आता था तकरीबन मैक्सिमम 700 यूरोज, लाइक आधा, और जितना स्कॉलरशिप था उससे। लेकिन अब चूंकि मैंने वहां से फिर ट्रैवलिंग की बहुत ज्यादा, और फिर समर स्कूल और फिर इस तरह की सारी चीजें, तो फिर वो ऊपर पैसे, मतलब वो आपकी अपनी मर्जी है आप कितने स्पेंड कर रहे हो। लेकिन जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं वो 700 यूरोज थे हंगरी में। लेकिन ऑन द अदर हैंड, लाइक मेरे फ्रेंड्स जो बेल्जियम में रह रहे हैं, और जो जर्मनी, बेल्जियम का खास तौर पे, बेल्जियम, फ्रांस, वो वाले सारे जो कंट्रीज हैं, तो उनका 1000 यूरो लग जाता है। क्योंकि उनका रेंट ही लाइक 500-600 यूरो है। 200-300 की ग्रोसरी होती है, और ऊपर बाकी ट्रैवल एक्सपेंसेस और ये वाली सारी चीजें मिला के तो उनका 1000 यूरो लग जाता है। तो क्योंकि हंगरी सस्ता था तो हमारा 700 लगता था। है? अच्छा, अब जैसे आप यहाँ पर रह रही हैं हंगरी में, तो क्या आप एज ए स्टूडेंट पार्ट टाइम काम कर सकती हैं, जैसे बाकी कंट्रीज में लोग पढ़ते हैं साथ काम करते हैं 20 आवर्स अ वीक, तो क्या आप स्कॉलर्स भी ये काम कर सकते हैं, और हम उसकी कर क्या? सकते हैं, और मैं हंगरी में करती थी जॉब ना। मेरी यूनिवर्सिटी का ही
रेस्टोरेंट था, तो मैं वहाँ पे, लेकिन इरास्मस की डिग्रीज बहुत हाईली पैक्ड होती हैं, जैम पैक्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस होता है। जितना पाकिस्तान में पूरी डिग्री में पढ़ाते, पूरे सेमेस्टर में पढ़ाते थे, उतना यहाँ पे एक लेक्चर में पढ़ा रहे होते हैं, 5-5 घंटे का लेक्चर होता है। तो हंगरी में मंडे मॉर्निंग से फ्राइडे इवनिंग तक मेरी क्लासेस होती थी। सिर्फ ट्यूसडे को दरमियान में कुछ आवर्स फ्री थी मैं, तो उसमें मैं जॉब करती थी। और वीकेंड्स पे वैसे ही ये रेस्टोरेंट मतलब बहुत सारी चीजें बंद हो जाती थी, तो बस एक दिन मैं वीक में एक दिन जॉब करती थी हंगरी में। लेकिन तो वैसे ओवरऑल आपको अलाउ है जॉब करना, आप कर सकते हैं, उसके भी स्पेसिफिक आवर्स हैं। अच्छा, और क्या मतलब वहां पर एक बंदा अगर जॉब करे 20 आवर्स अ वीक, लेट से कि चलो एक वीकेंड पे जॉब मिल गई या पार्ट टाइम वो 2-3 घंटे लगाता है किसी रेस्टोरेंट में, तो वो क्या पर आवर वहां पर पैसे बना सकता है, उसकी क्या वो है? हंगरी में इतने अच्छे पैसे नहीं बनते थे, लेकिन क्यों हंगरी का पे स्केल रेट था वो तकरीबन 5 to 6 यूरो पर आवर था। लेकिन वहां पे कुछ जॉब्स में आप ज्यादा पैसे बना सकते थे, जिसमें ये आती है डिलीवरी की जॉब, जिसमें खाने डिलीवर करते हैं। और सेकंड जो है वो आती है वेयर हाउस वाली जॉब, जिसमें लाइक वेट लिफ्टिंग टाइप की चीजें होती हैं, तो वो लड़कियां तो उनके लिए टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता। तो मैं रेस्टोरेंट में करती थी, उसका लाइक 5 to 6 यूरो मैक्सिमम है पे स्केल रेट, और 5 to 6 यूरो पर आवर। ठीक है। अच्छा, अब आपने जब ये स्कॉलरशिप की क्या कि आपने ऐसा बॉन्ड पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ साइन किया है कि आफ्टर दिस स्कॉलरशिप आई विल कम बैक इन पाकिस्तान एंड सर्व इन माय ओन कंट्री? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपके लिए कोई ऐसी नथिंग, लाइबिलिटी नहीं है कि आपने वापस आना है? नथिंग। तो एज ए स्टूडेंट जब आपका ज़ाहिर है ये स्कॉलरशिप ख़त्म हो जाएगी, फिर उसके बाद आपका या ऑन एवरेज जर्नली स्टूडेंट क्या करते हैं आगे अपनी यूरोप में ही, ताकि वहां पर कोई जॉब हो जाए, वहीं पर सेटल हो जाए? ज़ाहिर है दिस इज द गोल, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट यही चाहते हैं कि वो यूरोप में सेट हो जाएं, एक अच्छी कंट्री, वहां पर काफ़ी अच्छी कंट्रीज हैं। तो उसका क्या पाथवे होता है कि कैसे वो इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं? अच्छा, उसमें ये 1 साल का जॉब सर्च वीजा अलाउ करते हैं। और 1 साल का, जिस साल का मतलब जैसे मेरे पास हंगरी का रेजिडेंस परमिट है, तो मैं हंगरी का एक्सटेंड करवा सकती हूँ 1 साल का। तो आप वहां पे रह के फिर उसके बाद जो है वो, लेकिन उसमें आई थिंक बस कुछ स्पेसिफिक अमाउंट होनी चाहिए सेविंग की, और वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि मैंने अभी ये काम किया नहीं है। तो यस। तो आपको जॉब सर्च वीज़ा मिल जाती है, उसके बाद आप जॉब करते हो, फिर आपका वर्क परमिट आ जाता है। हाँ जी। ठीक हाँ है। जी। अब प्रॉब्लम यह है कि हंगरी में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वहाँ की लैंग्वेज, आप 4 कंट्रीज में गई हैं, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, आई डोंट नो कि बाकी कंट्रीज में, जैसे ऑस्ट्रिया में भी जर्मनी बोली जाती है, हंगरी में हंगेरियन जबान है, फिर कुछ कंट्रीज में डच है। तो इस चीज को आप कैसे मैनेज करेंगी आगे जाके कि लेट से आप हंगरी में, आपने कहा है कि सैलरीज कम है, तो मैंने सुना है बहुत सारे लोग हंगरी छोड़ के स्वीडन वगैरह चले जाते हैं। तो फिर आपका ये लैंग्वेज स्विच का कैसे, क्योंकि आप अगर 4 कंट्रीज में रह रही हैं, आप तो लैंग्वेज को मास्टर ही नहीं कर पा रही, इस प्रॉब्लम को कैसे आप टैकल कर रहे हैं? अच्छा, इसमें ये चीज है कि रहने के लिहाज से जो लैंग्वेज वाला आपने मसला पूछा है ना, ये आता है और जॉब्स जब आपने करनी है, जब आपने लाइक आपने रेस्टोरेंट में खड़े होना है, तो आपने लोगों से डील करना है, वो वाली सारी चीजें। मैंने बेल्जियम में काम किया है वर्टिकल फार्म में, ठीक है। तो जब मैं बेल्जियम में गई, मुझे कोई मसला नहीं हुआ, मैंने जॉब की वहां पे 1 महीना, और इंग्लिश बोलते थे वहां पे, सबको आती थी इंग्लिश। सेम जब मैं जर्मनी में गई हूँ, 3 महीने में जर्मनी में रही हूँ, तो वो एक बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट था, जहाँ पे लोग फिलीपीन से, अफ्रीका से, पाकिस्तानी भाई भी वहां पे काम कर रहे थे इतने सारे। तो वो लोग काम करें, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो, तो वहाँ पे सबको इंग्लिश आती थी। तो वहाँ पे भी मुझे कोई मसला नहीं हुआ है सच। और हंगरी में और जॉब करती थी, तो वो मैं यूनिवर्सिटी कैफे में करती थी, तो उसमें भी मसला नहीं होता था। तो ऐसा सच नहीं होता मसला बड़े इंस्टीट्यूट्स में। मसला आता है लाइक और जॉब्स करने में, या जब आपने जनरल पब्लिक से डील करना है, बट ओवरऑल जब आप इतने मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे इंग्लिश आती होती है सबको। अच्छा, तो अब जब आपकी ये स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगी, क्या ये इरास्मस का जो ऑर्गेनाइजेशन है, EMJMD जो भी है, क्या ये आपको जॉब सिक्योर सिक्योर में हेल्प करता है? क्या आपको ये इनकरेज करता है कि ये कंपनीज आ रही हैं, जैसे पाकिस्तान में नस्ट वगैरह में बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं, वो ग्रेजुएशन होने से पहले ही बच्चों को हायर कर लेती, तो क्या ये लोग आप स्टूडेंट्स की या स्कॉलर की हेल्प करते हैं कि भाई अब हमने इन पे इतना खर्चा किया है, इतना इन्वेस्ट किया है, वी डोंट वांट कि ये वापस पाकिस्तान चले जाएं, ये यहीं काम करें, प्रॉब्लम जो सॉल्व करनी है वो यहीं यूरोप में करें? अच्छा, इसमें ये है कि अभी भी लाइक हमारी मंथ में 1-2 क्लासेस ऐसी थी, जिसमें ये सीनियर्स हमारे जो
सीनियर कोहॉर्ट्स थे, उनके स्टूडेंट्स का हमारे साथ मीटिंग्स करवाते हैं ऑनलाइन, जिसमें वो सारी अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि अब वो कहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं या वो कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, हाउ डिड दे अप्लाई। तो हम उनको देख के इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं और सीख भी सकते हैं कि हमने कैसे अप्लाई करना है। सेम यहाँ पे बहुत सारे यूरोप के अंदर इस तरह के फेयर्स होते हैं जहाँ पे कंपनीज वगैरह आके प्रेजेंट करती हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं एंड वो क्या चाहते हैं, मतलब ताकि हम देख सकें कि फ्यूचर में अगर हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। सेम इन हंगरी मेरा पूरा एक सब्जेक्ट था जिसका नाम था फैक्ट्री विजिट, जिसमें ही हमें फैक्ट्रीज विजिट करवाते थे। हंगरी की सारी बड़ी उन्होंने इंस्टीट्यूट्स विजिट करवाए ताकि हम देख सके कि किस इंस्टीट्यूट में क्या काम हो रहा है, और उससे हमें बहुत अंदाजा होता था कि कल को अगर इनको ईमेल भेजनी पड़े तो क्या इनको कहना है। और इस तरह से तो लाइक ड्यूरिंग ये वो हमारी डिग्री का हिस्सा है, बट ऐसा कोई एंड पे कोई टाइम नहीं निकालेंगे हमें गाइड करने के लिए कि यहाँ पे अप्लाई करो, लेकिन पूरी डिग्री में इस तरह का बहुत एक्सपोजर है जिससे आपको पता चल जाता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि एज ए पाकिस्तानी आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग Erasmus Mundus, या आप यूरोप आ गई हैं, यहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम आई, कल्चरल कोई प्रॉब्लम हो या लैंग्वेज का कोई बैरियर हो, जो कि बच्चे अगर आपसे सीख लें तो उसको पहले या जहन में बना लें या ओवरकम कर लें पहले ही। अच्छा, पता नहीं लाइक मेरे शायद ज्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं या मैं ज्यादा फील नहीं करती चीजों को, बट मुझे ऐसा सच कभी कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुआ ज्यादा ना, कि ऐसे होता तो ऐसे होता, ऐसे होता तो ऐसे होता। ज्यादा जर्मनी का बहुत सुना था कि जर्मनी में ऐसा होता है वैसा होता है। अब मैं जर्मनी में भी रह आई हूँ तो मुझे पता है कि वहां पे भी अच्छा खासा बेरेबल था। तो लाइक मुझे ऐसा नहीं समझ आता कि मुझे ऐसे सबसे बड़ा मसला क्या आया। आई डोंट थिंक कोई मसला आया। बस बस ये था कि उतने एक्टिव नहीं थे पाकिस्तान में, उतने एफिशिएंट नहीं थे, तो वो चीजें यहाँ पे आके सीखने में मसला बना। शुरू में मैं अभी तक मेरे साथ खैर, अब आके मैं थोड़ा सा सीख गई हूँ। मैं गुम जाया करती थी, तो मैंने जाना किसी और शहर है, मैं चली किसी और शहर जाती थी, और फिर वापसी आते वक्त फिर अपने शहर आने के बजाय किसी और शहर चली जाती थी। तो नेविगेशन नहीं आती थी मुझे। तो गूगल तो मैप आप यूज नहीं करती थी? गूगल मैप मुझे समझ नहीं आती थी तब के कैसे यूज करूं, और अच्छा अच्छा। मुझे पता था कि कैसे यूज करते हैं, बहुत लोगों ने बताया भी था, बट मैं फिर भी ना इतना एक्टिवली नहीं उसको नेविगेट कर पाती थी। तो मेरे साथ ये बहुत होता था। मैं बहुत बेल्जियम में बहुत ज्यादा घूमी हूँ, क्योंकि बेल्जियम में मैं एंटवर्प में थी। एंटवर्प यूरोप का सब लाइक बहुत बड़ा ट्रेन स्टेशन है, लाइक जी। 30-40 उसके टर्मिनल है। तो वहां पे मैं काफी गुम जाती थी। तो ये वाला मेरे साथ मसला होता था कि जब आप थके हुए हो तो तब होता है घर जाओ, और घर आ ही नहीं रहा। लेकिन एज सच मुझे कल्चरल डिफरेंस वो वाली सच से थोड़ा सा होता है, लेकिन कह लें कि 10% तक एज अ हिजाबी, क्योंकि मैं हिजाब करती हूँ तो जी। कभी कभार होता है ऐसे कोई लोग आपको भाई स्टेयर कर रहे हैं या इस तरह से, बट लाइक ओवरऑल ज्यादातर नहीं होता। अ, वो प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी है, तो हाँ जी, उधर हाँ जी, तो वो तो ऐसे ही ठीक है। है। अच्छा, आप ऐसी एडवाइस क्या देंगे स्टूडेंट्स को जो सोच रहे हैं अभी, क्योंकि पाकिस्तान में नेगेटिविटी ज्यादा है, वो पहले ही कहते हैं नहीं होना यार, है होना ही नहीं है, हमें कौन देता है। तो उन लोगों को हम्म। क्या एडवाइस होगी जो पहले ही जहन बना चुके हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उस दिन मैं एक लड़की थी, मास्टर की होता, उसको मैंने कहा था कि पीएचडी की हम जर्मनी की या किसी वो और कंट्री की बात करें, तो उसको मैंने गाइड किया स्टेप बाय स्टेप, आधा घंटा लगाया। अच्छा, उसको समझ नहीं आई, वो एजेंट के पास चली गई। एजेंट ने कहा है कि यार ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती ही नहीं है, तो आप मुझे 10 लाख रुपया दो, मैं आपका एडमिशन कराता हूँ, आप जाओ यूरोप जाओ। तो उन लोगों के लिए आप क्या बताएंगी जो पहले ही नेगेटिव माइंड बना के बैठ गए हैं कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है, हम तो गरीब लोग हैं, हमारा तो कुछ है ही नहीं, हमसे तो कोई पूछता ही नहीं है। तो उस माइंडसेट को आप कैसे एड्रेस करेंगे? उस माइंडसेट हमें वो माइंडसेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स भी अभी रासमस वाले ही हैं। तो हम इस चीज को ऑलमोस्ट डेली डिस्कस करते हैं कि हमें किस टाइप के मैसेजेस रिसीव होते हैं। एंड वी वर डिस्कसिंग लाइक रिसेंटली कि पाकिस्तानीज बहुत नेगेटिव वे में अप्रोच करते हैं। देर लाइक कि आपको मिल गया, यू आर लकी, दिस दैट, एंड वी कैन नॉट डू दिस दिस दिस। लेकिन इसमें मैं लाइक मेरा एजेंडा लाइफ में ये है, जब मैं अप्लाई करती थी तो मैं ये सोचती थी कि जिंदगी में नाकाम तो ऑलरेडी हैं, तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। अगर मिल गया तो वाओ, अगर ना मिला तो फिर सेम ही रहेगा ना, चेंजेस तो नहीं कुछ भी आ रहे। तो मेरा तो वो था, लाइक अगर आपको लग रहा है कि नहीं होगा तो एक बार ट्राई करके देख लो। नहीं हुआ तो वो आपको पहले भी लग रहा था तो फिर आप बाद में भी वहीं पे हो, लेकिन एटलीस्ट एक दफा ट्राई करें। सेल्फ रिजेक्ट नहीं करें कि खुद को खुद ही रिजेक्ट कर दिया और खुद की खुद ही इंसल्ट कर दी, तो ये चीज बंद करें, एक दफा ट्राई तो करें। तो ठीक है, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। अब हम एक सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि एक ऐसी चीज, कुछ ऐसी चीजें बताएं जो कि इस सारे प्रोसेस में आप सोचती हैं कि अगर मुझे पहले पता होती तो मैं इस सारे प्रोसेस को थोड़ा स्मूथली कर लेती, या मेरे लिए ये चीजें जो थी जो अनएक्सपेक्टेड थी, काश ये मुझे पहले पता होती।
अ, मुझे लगता है कि जिस तरह हम लोग ओपनली आके चीजें बताते हैं, मतलब मैं अभी आजकल अपनी बहुत ज्यादा बैकग्राउंड पे वीडियोस बना रही हूँ, बट ओवरऑल मैंने स्कॉलरशिप सारे प्रोसीजर पे वीडियोस बना दी हुई हैं। तो हमें एक भी चीज पूछने के लिए गुमनाम चेहरे ढूंढने पड़ते थे। देर वॉज नो फेस ऑफ इरासमस फॉर पाकिस्तान, देर वॉज एग्जैक्टली। नो वन रिप्रेजेंटिंग इरासमस फॉर पाकिस्तान, या कोई भी और स्कॉलरशिप। मुझे याद है एक मेरी सीनियर थी, चाइना में गई, उनको स्कॉलरशिप लगी, और उसी साल मैं भी वहां से रिजेक्ट हुई थी। तो तब होता है कि यार वाह ये चली गई। तो मैंने उनको मैसेज करके सिर्फ ये पूछा कि आप मुझे सिर्फ उस यूनिवर्सिटी का नाम बता सकती हैं जिसमें आप गई हैं। तो उस बंदी ने उस बात का भी रिप्लाई नहीं किया था। तो मैं सोचती थी कि हमें कितने गुमनाम चेहरे ढूंढने पड़ते हैं, फेसबुक पे सर्च कर रहे हैं कि मतलब पीपल इन यूरोप एंड लाइक कंट्रीज के नाम सर्च कर रहे हैं फेसबुक, तो बहुत ढूंढना पड़ता था। लेकिन अब हर चीज खुली पड़ी है, हर चीज इंटरनेट पे पड़ी है, तो लोग उस तरह से मतलब देखते ही नहीं है। तो जब हम थे तो तब मुझे लगता था लाइक ऐसे हमें हर चीज ढूंढनी पड़ती है, हमें लोगों को ढूंढना पड़ता है, हमें डेटा ढूंढना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो अभी वो हर चीज अवेलेबल है, तो आई थिंक ये अगर पहले होता तो हमारे लिए आसानी हो जाती। बिल्कुल, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अभी माशाल्लाह बहुत लोग पाकिस्तान से जिस जिस कंट्री में गए हैं वो वीडियोस बना रहे हैं। मैं भी बना रहा हूँ। कल मैंने एक और भाई हैं उनके साथ किया, वो यूके में स्कॉलरशिप में, उनको भी ऐसे ही फुली फंडेड स्कॉलरशिप, और वो भी मेरे ख्याल से 1700 यूरोज ले रहे हैं। तो उन्होंने बातें शेयर की। इससे पहले मैंने जर्मनी के ऊपर बनाई। तो बहुत सारे लोग अभी कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज के आज से 10 साल पहले मैं अप्लाई 10 या 12 साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहा था। मेरे साथ का लड़का था जिसने एफएससी 2 साल मेरे साथ की। उसके बाद हम लाहौर गए, हम एक स्पेसिफिक डिग्री कर रहे थे। 1 साल वो हमारे साथ रहा, दिन रात। ठीक है, एक रूम हमने शेयर किया। जब मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो ऑस्ट्रेलिया चला गया था, फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया। तो जब मैं उस बंदे को कॉल करता था, वो 2-2 दिन रिप्लाई नहीं करता था। फिर वो कहता था कि यार इधर आना। फिर वो पाकिस्तान आ गया। फिर मैं मूव ऑन हो गया। मैंने कहा चलो मैं पाकिस्तान में ही अपनी डिग्री कर लेता हूँ। वो पाकिस्तान आया। मैंने उससे पूछा कि यार, तो वो कंप्लेन्स कर रहा था कि यार ऑस्ट्रेलिया ना आओ, उधर जिंदगी बहुत तबाह है। मतलब मैं सुबह जाता हूँ, रात को आता हूँ, मैं टैक्सी चलाता हूँ, मैं सिक्योरिटी की जॉब्स करता हूँ। तो मैंने उसे कहा कि यार अगर तुम इतनी तकलीफ में हो तो आप वापस आ जाओ पाकिस्तान। आप माँ बाप के इकलौते बच्चे हो, आप वापस आ जाओ। आप क्या कर रहे हो उधर? कहते हैं वापस मैंने नहीं आना। आप मुझे 10 लाख रुपए भी दो, मैं वापस नहीं आता। तो मैंने कहा अगर तुम वापस नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि तुम उधर कुछ बेहतर कर रहे हो ना पाकिस्तान से। लेकिन जब हम उनको, तो मेरे काफी 10-15 लोग जो हैं ऑस्ट्रेलिया में, कोई ब्रिस्बेन में है, कोई किस जगह पे है, कोई सिडनी में है, किसी ने मुझे हेल्प नहीं की। इतना भी नहीं बताया कि ये जिस एजेंट से मैंने अप्लाई किया आप उसके पास जाओ। सो दिस ये ऐसी प्रॉब्लम थी। जब मैंने दुनिया ट्रैवल की, अब मैं अमेरिका शिकागो में हूँ। तो मैंने सोचा कि यार जो प्रॉब्लम मुझे फेस हुई है उस टाइम पे, तो मतलब वो लोगों को फेस ना हो। तो मैं अब ये वीडियोस बनाता हूँ, और माशाल्लाह पाकिस्तानी आप भी बहुत अच्छी वीडियोस बना रही हो, बहुत ज्यादा, और लोग भी। अब ये चीज मैं देख रहा हूँ कि ये अच्छी चीज है जो सामने आ रही है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। कुछ 2-3 सवाल हम और करेंगे, फिर सेशन थोड़ा हम क्वेश्चन आंसर का सेशन देखेंगे। एक मिथ आप हमें बताएं कि इरास्मस के बारे में क्या है जो पाकिस्तान में लोग सोचते हैं कि ये एक मिथ है जो कि ठीक नहीं है, गलत है। मुझे लगता है उन्हें लगता है कि इट्स इट्स अबाउट स्टडीज, लेकिन इरास्मस सिर्फ स्टडीज का एक प्रोग्राम है। स्टडीज इसमें सिर्फ इतना सा पार्ट है। इरास्मस बहुत ज्यादा आपको लाइक मेंटली टेस्ट करता है, बहुत ज्यादा प्रेशर आपको देता है, बहुत ज्यादा क्लासेस होती हैं, और हर सेमेस्टर को आपने पास करना है, फिर नेक्स्ट में जाना है। अगर पास नहीं हुआ तो बहुत सारे मतलब ये एक बहुत ज्यादा लाइक मेंटली आपके लिए बहुत टफ प्रोग्राम है। और इस वजह से लाइक जब मैं बाहर आई हूँ तो मेरी बहुत ज्यादा पाकिस्तान वाले सारे दोस्तों से, या मतलब जो मेरी सहेलियां थी, उनको नहीं समझ आ पाती कि ये कितना बड़ा टॉर्चर है। तो उस लिहाज से आई वुड से कि मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि हमें लगता है कि ये बच जाएंगे। मुझे भी ऐसा लगता था, मैं पाकिस्तान में लाइक 4x4 वाली स्टूडेंट थी, तो मुझे लगता था हाँ हाँ वहां पे भी 4x4 लूंगी, ये है वो है ऐसे वैसे। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो इतनी ज्यादा और चीजों का प्रेशर है। जैसे अभी मैं 3 महीने से अकेली रह रही हूँ, तो मतलब ऐसे होता है कि इंसान ही नहीं दिख रहा, कोई पूरा महीना हो गया कोई पाकिस्तानी दिख जाए। और तो वो वाली चीजें काफी मतलब, तो वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बैठ के कोई बंदा नहीं इमेजिन कर सकता जो यहाँ पे लाइक इरास्मस एज अ होल जो डिग्री है। और फिर जब आपने मूव करना है, मतलब अब मैं यहाँ पे हूँ, 6 महीने का मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे नहीं पता उसके बाद मैंने कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना। और मतलब ये वाला जो प्रेशर होता है, जब मैं जर्मनी में थी तो मुझे यहाँ पे आना था, मेरी फ्लाइट टिकट्स बुक थी, पर मेरे साथ अकोमोडेशन नहीं थी। तो इतना प्रेशर होता था डेली अकोमोडेशन ढूंढने का, और फिर होता था कि पता नहीं अगर ना मिली तो क्या करेंगे।
और फिर वहां पे ये होता था, ना मिली तो फिर होटल में रहेंगे, होटल्स में रहेंगे। हर चीज के लिए मेंटली इतना प्रिपेयर्ड होना पड़ता है जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा इसमें ट्रैवलिंग है, तो ट्रैवल करते करते बहुत ज्यादा फ्लाइट्स मिस हो हुई हैं, बहुत सारे इस तरह के मसले, तो वो जो मिस होते हैं, वो इस तरह की सारी चीजें मेंटली आपको बहुत ज्यादा शेप करती हैं इनटू अ डिफरेंट पर्सन। तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा मिथ है जो लोगों को लगता है कि शायद ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती, उनको लगता है इट्स ऑल अबाउट स्टडीज, ऐसा नहीं है। स्टडीज बहुत छोटा हिस्सा है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसी चीज स्टूडेंट्स को बताएं कि जो उनको एप्लीकेशन डालते हुए नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, कुछ चीजें, एक चीज दो चीज जो आप बताना चाहें। दूसरों को कॉपी करना, मतलब अगर आप जितना पैटर्न फॉलो करेंगे ना, मतलब मैं अपनी ईमेल्स खुद लिखती हूँ, मैं अपनी कोई भी चीज करती हूँ उसको खुद करती हूँ, तो लाइक अपना एलिमेंट लेके आए, खुद बैठ के सोचें, उसको बार बार लिखें, उसको 50 बार भी लिखना पड़े तो लिखें, लेकिन खुद की क्रिएटिविटी और जेन्युइन अपना लिखें जो भी लिख रहे हैं। तो लाइक दूसरों को कॉपी करना, दूसरों से चीजें मांगना, मुझे दे दें, मैं सिर्फ देखूंगा, मैं कॉपी नहीं करूंगा, वो वाली सारी चीजें जो है ना, ये सारी मतलब होती हैं। और दूसरा ये है कि लाइक डोंट, वो भी आई थिंक इसी बात का हिस्सा है कि डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स, लाइक हम्म, सारी चीजों की डेप्थ में जाएं, उनको समझें, उस जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना है उसको अच्छे से स्टडी करें, और उसके बाद फिर आप अप्लाई करें। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि एज अ फीमेल पाकिस्तानी लड़की जब यूरोप में आती है, एक तो एज ए फैमिली का जो कंजर्वेटिव माइंडसेट है उससे क्या प्रेशर होता है कि वो कहती हैं कि आप लड़की हो, आप ना जाओ, आप यू नो और फिर अमेरिका इधर आके, यूरोप आके आपको एज ए फीमेल, एज ए पाकिस्तानी फीमेल क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जो बाकी कंट्रीज की लड़कियों को फेस नहीं करनी पड़ रही। टू बी ऑनेस्ट विद यू, पाकिस्तान से बाहर आके मुझे अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तो शायद पाकिस्तानी लोग ही थे। अच्छा। और मतलब मुझे लगता है कि खासतौर पर जो पाकिस्तानी मेन हैं, तो उनके साथ ये चीज थी कि दे ट्राई टू बिहेव वेरी लिबरल जब वो बाहर आए हैं। और वो मतलब जो वहाँ की जो लड़कियां हैं, वो जो अंग्रेजनियां हैं कह लें, उनके साथ बहुत फ्री हो रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि हमारे साथ भी वो वैसे ही फ्री हों। और मतलब दे ट्राइड अ लॉट टू एक्सप्लॉइट, और वो ये चीज इंस्टिल करने की आपके माइंड में पहले दूसरे तीसरे महीने में कोशिश करते हैं कि नाउ यू आर इन यूरोप, अब आप भूल जाओ, लाइक इट्स नॉर्मल दिस दैट। तो वो चीज मतलब अब जो यूरोपियंस हैं उनको एक दफा बता दो ना कि आई डोंट गो फॉर पार्टीज, तो उनको समझ आ जाती है कि हाँ ठीक है, इट्स ओके। लेकिन जो पाकिस्तानीज हैं वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, नहीं तुम्हें करना चाहिए ऐसे वैसे। तो मुझे सबसे जो मेरा नाइटमेयर रहा है वो पाकिस्तानी लोगों से ही डील करना रहा है। और फिर उसका फिर यही था कि मतलब आप अच्छे लोगों से मिलो, कम से मिलो लेकिन अच्छे लोगों से मिलो। लेकिन ये वाला एक प्रॉब्लम रहा है कि वो बाहर आके अपनी पाकिस्तान वाली हरकतें नहीं छोड़ते और ऐसा। और दूसरा आपने कहा कि फैमिली का प्रेशर, तो लाइक मेरी जो इमीडिएट फैमिली है, लाइक माय पेरेंट्स एंड माय लाइक मामू खाला, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन बाकी इर्द गिर्द वाले करते रहते हैं, तो जब घर वालों को मसला नहीं है तो फिर हम उन सबको इग्नोर कर देते हैं। तो उनको तो एग्जैक्टली। काफी मतलब आता था मसला के भेज रहे हैं, इतनी दूरी है वो है। एक रिश्तेदार ने बोला था मेरे अब्बा को कि मेरी कुड़ी हुंदी थे मैं ओनू, आप डू यू अंडरस्टैंड पंजाबी? जी है। तो उन्होंने कहा था कि मेरी कुड़ी हुंदी थे ओनू, मैं मैट्रिक भी नहीं, मैट्रिक सिर्फ कराना सी। तो मेरे पापा ने कहा कि तू मैट्रिक भी ना करा लेकिन मेरी कुड़ी ने तो कुछ नहीं कह सकता। सो लाइक माई हाँ, पेरेंट्स आर माई शील्ड, सो वो उन चीजों से डील जबरदस्त। कर लेते हैं। बिल्कुल, हम आपकी जो मोटिवेशनल स्टोरीज हैं वो सुनते हैं, बड़ा मैं आपको बड़े टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, बड़ा सुनता हूँ। जब मैंने कंटेंट, ये वैसे मैं कंटेंट क्रिएटर काफ़ी टाइम से बना रहा हूँ, लेकिन ये वाला कंटेंट मैंने 3-4 महीने पहले शुरू किया है। तो मैं, जब आप ऐसी वीडियोस बनाते हो, फिर आपके सामने ऐसी वीडियोस आती हैं, तो आपका कंटेंट मैंने देखा है, आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। लोगों को जाकर आपकी वीडियोस देखनी चाहिए और दे विल लर्न अलॉट कि कैसे आप यहाँ तक पहुंची हैं। मतलब हम सारी बातें यहाँ लाइव में नहीं कर सकते, लेकिन आपकी स्टोरीज जो हैं वो आपके उस पे वीडियोस में पड़ी हैं। तो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस और फिर हम सेशन को एंड करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या स्टूडेंट्स जो हैं बैचलर के लास्ट ईयर में इरास्मस की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या उनकी डिग्री खत्म होगी तभी वो अप्लाई कर सकते नहीं, 7th सेमेस्टर में आप अप्लाई कर सकते हो। हैं? ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें मैं थोड़ा सा सम अप कर लेता हूँ जब तक क्वेश्चन आते हैं कि इरास्मस की जो स्कॉलरशिप है, मास्टर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें काफी ज्यादा फील्ड्स हैं। गूगल पे लिखोगे इरास्मस मुंडा स्कॉलरशिप तो आपके सामने आ जाएगा। इसमें एक जिस पे हिरा है वो ज्वाइंट मास्टर है, जिसमें आपके 2 सब्जेक्ट हैं डिफरेंट, और ये डिफरेंट कंट्रीज में गई हैं। अभी तक ये 4 कंट्रीज में जा चुकी हैं, यानी इन्होंने समर स्कूल्स भी लगाए हुए हैं और इन्होंने एक साल हंगरी में लगाया और अब ये दूसरी कंट्री में है।
आपके लिए जो, अगर आपने इरास्मस या कोई भी स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, आप एक तो एक स्कॉलरशिप पर डिपेंड ना हो। हेरा ने भी काफी ज्यादा स्कॉलरशिप्स अप्लाई की हैं, तब जाके उनके पास इतनी ऑप्शन थी कि वो यूरोप वाली स्कॉलरशिप पे आ सके। तो पहले ही आप लोग लास्ट ईयर जब आपका एजुकेशन का 7th सेमेस्टर चल रहा है बैचलर्स का, या इवन हो भी गया है, तो आपने उसके साथ अप्लाई करना है। अब जो कुछ लोग पूछ रहे हैं आइल्स करना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मेरा आपको मशवरा है कि आप आइल्स करो, 6.5 बैंड सिक्योर करो, ताकि आप बहुत सारी स्कॉलरशिप पे जब अप्लाई करोगे, ये तो क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए कि आइल्स करना चाहिए कि नहीं चाहिए। जिस बंदे ने स्टडी पे जाना है उसको आइल्स करना चाहिए, चाहे वो बैचलर कर रहा है, मास्टर कर रहा है, पीएचडी कर रहा है। और फिर उसके बाद आपने इरास्मस का गूगल पे जाके इसकी वेबसाइट लिखनी है, उस पे जाकर आपने अप्लाई करना है। अप्लाई एप्लीकेशन के लिए बेसिक चीजें हैं, जैसे आपकी सीवी होनी चाहिए, सीवी एटीएस अप्रूव सीवी हो। एटीएस अप्रूव क्या है वो आप गूगल करो, क्योंकि यूरोप में, यूएस में ऐसे सॉफ्टवेयर चलते हैं जिसमें आप हजारों बच्चे जो है या स्टूडेंट्स या जॉब के लिए आप सीवीज भेजते हो। वो सीवीज जो है कोई बंदा बैठ के नहीं पढ़ रहा होता, वो एक ऑटो सॉफ्टवेयर होता है जिसको एटीएस अप्रूव सीवी बोलते हैं। उसमें कोई तस्वीर, कोई कलर, कुछ भी नहीं होते। वो आपका डेटा लेकर उसमें से फाइनलाइज कर लेता है खुद ही। तो ठीक है, उसके बाद आप अपना मोटिवेशन लेटर लिखो। अच्छा, आप चैट जीपीटी का जमाना है, तो हर बंदा चैट जीपीटी से लिखेगा तो सबका जेनेरिक आएगा। हेरा ने बताया कि आप अपना उसमें फ्लेवर्स लाजमी डालो। मिस्टेक करना आज के दौर में मेरे ख्याल से जरूरी है। अगर आप मिस्टेक नहीं करोगे, हर बंदा XYZ जाकर चैट जीपीटी से परफेक्ट स्क्रिप्ट डाउनलोड कर सकता है। जो आपको आजकल डिफरेंट बनाती है वो आपकी मिस्टेक्स हैं, कि आपका ह्यूमन एलिमेंट हो। आपकी ग्रामर गलत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें चीजें डालो। और आप सबको पता है कि यूरोप में इंग्लिश इतनी ज्यादा नहीं बोलते लोग, अपनी अपनी लैंग्वेजेस बोलते हैं और उसमें काफी प्राइड लेते हैं। तो आपने अ, उसके बाद कुछ रिकमेंडेशन लेटर्स अपने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से, डीन से, जिससे भी लेनी है। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट पहले ही अटेस्ट करवा लेने हैं। ठीक है, आपकी डॉक्यूमेंट जो है, अगर आपका एफएससी और मैट्रिक है, उसको अपने बोर्ड से अटेस्ट कराओ। आईबीसीसी एक इदारा है, वहां से अटेस्ट कराओ। अपनी डिग्रीज को एचईसी से अटेस्ट कराओ। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट मोफा से अटेस्ट होते हैं। ये प्रोसेस है। अगर आप जल्दी जल्दी भी करोगे, 1-2 महीने आपके लगेंगे, थोड़े से पैसे लगेंगे, ये आपकी सारी डिग्रीज अटेस्ट हो जाएंगी। ये आपने पहले करना है, सोचना है पहले। अगर आप अभी बैचलर्स में हो तो अपने कम से कम बोर्ड वाला काम तो कर लो, बोर्ड वाली डिग्रीज अटेस्ट करा लो। तो अब मैं अमेरिका हूँ, मेरी डिग्रीज अटेस्ट नहीं है, तो वो एक अलग बात है। कुछ कंट्रीज में अटेस्टेशन की जरूरत तो नहीं होती, कुछ कंट्रीज में अटेस्टेशन की जरूरत होती है। लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि आप कर लो, क्योंकि बाद में फिर जब आप यहाँ से बैठ के करवाओगे आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात यह है कि उसके बाद आप इसमें 200 या जितनी भी फील्ड्स हैं एरास्मस में, आप उनमें अप्लाई करो। अपने रिलेटेड फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हो, वो ज्यादा बेहतर है। और अगर थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एरास्मस में डिफरेंट किस्म के पैसे मिलते हैं, 1000 यूरोज भी मिलते हैं और 1400 यूरोज भी मिलते हैं। आप डिपेंड करता है किस कंट्री में रहते हो। जाहिर है बड़े शहरों में, पेरिस वगैरह में रहोगे तो खर्चा ज्यादा है। अगर छोटे शहरों में रहोगे तो आपका खर्चा कम है। डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी क्या है। लेकिन आप इतने पैसे कमा लोगे कि आप थोड़ी बहुत सेविंग भी कर लोगे और अपना खर्चा भी कर लोगे, अगर आप ज्यादा अयाश किस्म की तबीयत आपकी नहीं है। उसके बाद इन पैसों को यूज करना है आपने थोड़ा अपना पाकिस्तान से आप गए हो, ये आपके पास एक मौका है, इसको यूज करो, इर्द गिर्द घूमो फिरो। एक तो 29 कंट्रीज तो आपकी जो है ना लिस्ट पे, अगर आपके पास किसी कंट्री का रेजिडेंस है तो आप 29 कंट्रीज शेंजन जोन में घूम सकते हो। लेकिन मेरा आपको ये मशवरा है, देखो हमारा पासपोर्ट 103 नंबर पर है, इंतहाई वीक पासपोर्ट है। तो इसको स्ट्रांग आपने कैसे बनाना है? एक तो चलें, आप सोच रहे हो कि आपको लॉन्ग टर्म में एक नया पासपोर्ट मिलेगा, दैट्स 10 साल का प्लान है। ठीक है, उससे पहले आप इर्द गिर्द घूम सकते हो। यूके का वीजा आपका आसानी से लग जाएगा, आयरलैंड का वीजा आसानी से लग जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप अमेरिका, कनाडा का वीजा भी लगाओगे वाइल यू आर स्टूडेंट इन यूरोप, तो आपका वीजा के चांस 100 टाइम्स मच बेटर देन अ पर्सन जो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा है। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी लाजमी लेनी चाहिए। आपके पास पैसे भी होते हैं, मेरे ख्याल से अमेरिका आने जाने का $1000 लगता है यूरोप से। तो आप 3 महीने पहले भी फ्लाइट बुक करो तो अमेरिका एक चक्कर लगा के वापस आओ। अमेरिका जब आपको वीजा देता है, फिर बहुत सारे वीजा दुनिया के आपके लिए ओपन हो जाते हैं। जैसे आप लेट से दुबई जो है, आप आजकल पाकिस्तान का वीजा नहीं लगता, लेकिन अगर आपका अमेरिका का वीजा है तो आपको वीजा की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह साउथ कोरिया है, उसका भी कोई वीजा की जरूरत नहीं है अगर अमेरिका का वीजा लगा हुआ है। जब आपके पासपोर्ट पे अमेरिका का वीजा लगा होता है, आप किसी दूसरे कंट्री में एम्बेसी में अपना पासपोर्ट भेजते हो, लेट से आपने किसी और कंट्री मूव होना है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जॉब सीकर वीजा लगाना है, जैसे ऑस्ट्रिया का जॉब सीकर वीजा है, जर्मनी का जॉब सीकर वीजा है। जब आप अप्लाई करते हो, वो आपका पासपोर्ट देखते हैं, उसने कहना है कि इस बंदे ने स्लिप ही हो जाना है।
लेकिन जब आपके पासपोर्ट पे अमेरिका का पास वीजा लगा होगा, वो बंदा सोचेगा ऑफिसर कि ये अमेरिका गया है वापस आया है, तो ये बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है, इसको वीजा दो, हमें ऐसे लोग चाहिए। अच्छा, उसके बाद जब आपने ये अपने डिग्री कर ली, उसके बाद आपको 1 साल का जॉब सीकर वीजा मिलता है जिस भी कंट्री में आप हो। तो वहां पर आप जॉब सिक्योर करो, उसके बाद जब आप जॉब सिक्योर करते हो आपको वर्क परमिट मिलता है, और कुछ केसेस में यूरोपीय यूनियन ब्लू कार्ड मिलता है। तो उसके ऊपर फिर आप जाकर जॉब कर सकते हो, अपनी जिंदगी जो है उधर सेट कर सकते हो। अच्छा, अब हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं तो फिर हम फाइनलाइज करते हैं। Okay, so I have done BS on agriculture science, major soil science in 2021 with 3.57 CGPA from UAF. Can I apply for Erasmus? But I don't have IELTS. लाइक अगर आइल्स कंपलसरी होगा तो यू हैव टू डू आइल्स, अदरवाइज यू कैन अप्लाई। भाई आइल्स कर लो, आप हम बार बार कह रहे हैं कि कर लो तो कर लो। आइल्स क्या है? एक लैंग्वेज का टेस्ट है, तो आप दे दो। इसमें क्या है, आपको करना पड़ेगा, मतलब ये इसमें कोई नहीं है। अगर 25% हेरा ने बताया वेटेज है तो आप कर लो भाई। अच्छा, क्वेश्चन फ्रॉम मिसेरा, हाउ यू गेट एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम व्हेन यू अप्लाई फॉर आंसू स्कॉलरशिप और सीएससी स्कॉलरशिप? चाइना। अच्छा, इसमें मुझे एक्सेप्टेंस लेटर्स मिले थे, बट मैंने मतलब जैसे सारे बच्चे ईमेल करते हैं नवंबर दिसंबर में, लेकिन मैं चाइना में ईमेल की अगस्त में, जो कि बिल्कुल एक ऑफ ऑफ सीजन था बेसिकली। उस टाइम पे कोई भी अप्लाई नहीं कर रहा होता, तो मैंने उस टाइम पे ईमेल्स करना स्टार्ट की। अब यहाँ पे भी वही बात है कि लाइक नेवर फॉलो द पैटर्न ऑफ एवरीवन। तो लोग सब नवंबर दिसंबर में अप्लाई करते हैं, मैंने उसमें अगस्त में ईमेल्स की, और ईमेल वो टीचर के पास स्टार्ट स्टार्ट में गई हैं, और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, और उसके बाद उन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर्स दे दिया। ठीक है। अच्छा, अब ये कोई बंदा कह रहा है कि आपने जर्मनी में जो स्कॉलर इंटर्नशिप की थी, तो वो किस प्लेटफॉर्म पे आपने अप्लाई किया था? वो भी ईमेल ही की थी। गूगल से लिखा था कि टॉप एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स इन जर्मनी, उन सबकी लिस्ट बना ली थी, और फिर सबकी ऑफिशियल वेबसाइट खोल के वहां से ईमेल्स की थी। ठीक है। आई वांट टू स्टार्ट वर्ल्ड टूरिज्म। ये भाई स्कॉलरशिप के रिलेटेड बात करें, वर्ल्ड टूर आप करते रहें, पासपोर्ट के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। ये पाकिस्तानियों के अच्छा, काम के। हाँ, लेकिन ये है कि आप नहीं कर सकते मोस्टली। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप उनको ईमेल करके पूछते हो, लाइक आई हैव दिस मिसिंग डॉक्यूमेंट। जैसे कुछ बच्चे आइल्स कर रहे हैं, तो अभी उनका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन डेडलाइन है प्रोग्राम की, तो ईमेल करके पूछ लेते हैं कि लाइक आई हैव दिस मिसिंग डॉक्यूमेंट, कैन आई सबमिट लाइक आफ्टर 1 वीक और 2 वीक। तो आप फिर उनको बाय ईमेल, अगर वो मान जाए तो फिर आप भेज सकते हो, अदरवाइज मोस्टली जो है नो। ओके, जाहिर है आपने बाहर जाना है तो पासपोर्ट तो आपको चाहिए, बना लो, 1 हफ्ते में बन जाता है, इसमें क्या है। अच्छा जी मैम, इरास्मस मुंडा स्कॉलरशिप में बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी रेलेवेंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम नहीं है, व्हाट शुड आई डू? तो फिर बाकी स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करें, बाकी सारे जो भी वर्ल्ड के स्कॉलरशिप है। जर्मनी के दाद स्कॉलरशिप है, हंगरी का स्टिपेंडियम हंगेरिकम है, फ्रांस का आईफल फ्रांस है। अभी आजकल ही हम लोग एक बच्ची को गाइड कर रहे हैं, क्योंकि उसने हमसे लेटर रिव्यू करवाया था, और अभी शी गॉट द कॉल फॉर इंटरव्यू। तो जिन्होंने अप्लाई करना है वो फिर दूसरे ढूंढे ना, सिर्फ इरासमस ही तो नहीं है। जी जी, आपने काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स यूरोप में अवेलेबल है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसमें एक वेबसाइट मैंने बताई है जिसमें सारी स्कॉलरशिप्स लिस्ट होती हैं, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस मंथ में एरास्मस की स्कॉलरशिप्स ओपन होती हैं और कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट्स उसकी क्या होती हैं? अच्छा, मैंने जैसे बताया कि इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो हर प्रोग्राम की स्टार्टिंग और एंडिंग डेट अलग है, तो आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से देखनी पड़ती है। इवन कि हर साल भी अलग अलग होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज ये तकरीबन ओपन होते हैं मतलब अक्टूबर में, और क्लोज हो रहे होते हैं लाइक जनवरी में। ठीक है। तो इसमें एक और बात है कि व्हाट अबाउट रिसर्च पब्लिकेशन एंड पेपर, क्या इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपकी कोई रिसर्च है, जब मैंने पब्लिकेशन? स्कॉलरशिप विन किया उस टाइम पे मेरी कोई पब्लिकेशन नहीं थी। जितने भी स्कॉलरशिप्स विन किए लाइक सोदिया का, चाइना का, तब जीरो पब्लिकेशन थी। ठीक है। ओके। किसी भी टीचर से ले सकते हैं रिकमेंडेशन लेटर या अपने प्रोफेसर से ही लेना पड़ेगा? प्रेफरेबली अपने प्रोफेसर से, क्योंकि रिकमेंडेशन वाले ने बताना होता है कि वो आपको किस तरह जानता है। लेकिन अगर मतलब अगर आपके डिपार्टमेंट में है, उन्होंने उनसे आपने कोई कोर्स पढ़ा है, तो आप उस तरह कर सकते हैं। या फिर कोई कहानी बना ले, जैसे कि मैं फलां सोसाइटी में काम कर रहा था एंड ही नोज मी फ्रॉम देयर। तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई लिंक होना चाहिए, किसी बिहाफ पे वो आपकी गवाही देगा ना।
तो इरास्मस में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की कोई रिक्वायरमेंट है या वो इम्पैक्ट क्रिएट करती है, जैसे कोई आपने करती ग्रुप्स है, में? अच्छा। बहुत ज़्यादा करती है, क्योंकि उनको ऐसे स्टूडेंट चाहिए होते हैं जिनकी लाइक पर्सनैलिटी ग्रूम्ड हो, जिनको ठीक है। बात करनी आती हो, तो वो करता है इम्पैक्ट। ठीक है, आई थिंक हमारा काफ़ी सेशन हो गया। जिन लोगों को हेरा से रब्ता करना है, मैं इनका अपनी स्टोरी पे इनकी कोई वीडियो शेयर कर दूंगा, इनकी आईडी शेयर कर दूंगा, आप उनको जाकर फॉलो करें। बहुत अच्छा कंटेंट बनाती हैं, आप इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकती हैं। ज़ाहिर है वो भी बिजी होती हैं, तो आपने मैं तरीका आपको बता देता हूँ क्वेश्चंस आपने कैसे करने हैं। हेलो हाय नहीं करना, एक क्वेश्चन में पूरी डिटेल करनी है, और कोशिश करें टेक्स्ट मैसेज करें। द प्रॉब्लम इज कि हम अपनी जॉब्स पे होते हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज में होते हैं, हम आपका वॉइस नोट बार बार नहीं सुन सकते। जब आप टेक्स्ट करते हो हम देख लेते हैं, पुराने मैसेजेस भी देख लेते हैं। ज़ाहिर है मुझे 50-60 मैसेज आते हैं, हीरा को बहुत ज्यादा आते होंगे, तो उसमें आपको फिर हम पढ़ सकते हैं कि चलो थोड़ा सा हम पीछे स्क्रॉल करके देख लें, फिर वॉइस नोट दोबारा दोबारा नहीं सुना जाता। तो टेक्स्ट मैसेज करें और एक ही मैसेज में अपनी बात करें। आप हेलो भी कर लें, हाय भी कर लें, हम ठीक हैं, या आप पहले ही अज्यूम कर लें कि हमारी सेहत ठीक है, तभी हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो हेलो हाय करने के बजाय सीधा एक क्वेश्चन करें, और ताकि वो आपको रिप्लाई कर सकें, और एक ही मैसेज में रिप्लाई कर सकते हैं। जो आप मैसेज कर रहे होते हो प्रॉब्ली किसी और ने वो मैसेज ऑलरेडी किया होता है, तो आंसर हमारे पास होता है। तो मेरा ख्याल है हमारा सेशन काफ़ी प्रोडक्टिव हुआ, और ये वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पर 24 घंटे पड़ी रहेगी। उसके बाद मैं इसको फेसबुक पे शिफ्ट कर दूंगा, फिर इंस्टाग्राम से डिलीट हो जाएगी, लेकिन 24 घंटे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हिरा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ इनवाइट करके, और उम्मीद है कि एंड काफ़ी सारे बच्चे आपसे रब्ता करेंगे, तो आप उनकी थोड़ी बहुत, जब आपके पास टाइम होगा, हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई टू ओके द ओके, मैसेजेस। थैंक यू, सी यू अगेन। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।